हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। यानी एज अ फीमेल कैंडिडेट आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 30+ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स बताने वाला हूं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट, एज अ गर्ल एस्पिरेंट। सभी एग्जाम्स को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एंड किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी आती है या आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहती हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट एग्जाम हमारी लिस्ट में आता है यूपीएससी। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम की। जी हाँ, इसके लिए आप एलिजिबल हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट, एज अ गर्ल एस्पिरेंट। और ये फर्स्ट पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि ये आपको ए ग्रेड जॉब दिलाएगा। ए ग्रेड जॉब का मतलब है बेस्ट जॉब प्रोफाइल इन इंडिया। इससे ऊपर और कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस एटसेट्रा। सो इसके लिए आप एलिजिबल हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल पर है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितना रिस्पेक्ट दिला सकता है उतना आपको और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकता। एज क्राइटेरिया यहाँ पर है 21 to 32 ईयर्स। इसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। ए ग्रेड जॉब है, इसीलिए हमारी लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। देन आता है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। रीज़न इसका ये है क्योंकि यूपीएससी के जस्ट बाद अगर कोई आपको बेस्ट जॉब प्रोफाइल सर्व करता है तो वो है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस की, क्योंकि एसएससी के अंदर कोई एक एग्ज़ाम नहीं होता, ढेर सारे एग्जाम्स होते हैं। और मैं बताने वाला हूँ आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला आता है बिल्कुल लो लेवल का एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अंदर आपको डी ग्रेड जॉब मिलती है, यानी जॉब प्रोफाइल इतनी कुछ खास है नहीं। ये आपका क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आप 10th पास हैं, आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए कैसी भी हो, देन ये एग्ज़ाम आपके लिए एसएससी एमटीएस। रिटन काफ़ी ईजी होता है, आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। ये आपके लिए होता है 18 to 27 ईयर्स के बीच। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ये भी आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है। 10th पास अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ से आप कांस्टेबल रिक्रूट होंगे फॉर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं देन एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी के थ्रू आप जा सकती हैं। बेनिफिट यहाँ पर ये होगा कि कंपटीशन अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम है। इवन फीमेल्स ज़्यादातर प्रेफर करती हैं ऑफिस जॉब को, क्लर्कियल जॉब को। तो यहाँ पर कंपटीशन कम है, अभी यहाँ पर ज़्यादा फोकस फीमेल्स का नहीं है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, कम कंपटीशन का फ़ायदा उठा सकती हैं। और आगे चलकर आप चाहें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ है, जॉब सिक्योरिटी भी है क्योंकि एसएससी के अंडर आप जा रहे हैं। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, स्ट्रॉन्ग है, देन आप इसके लिए जा सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। 10th लेवल का एग्ज़ाम है। बेस्ट चीज़ ये है, एंड एज अगर आपकी 18 to 23 ईयर्स के बीच है देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसएससी सीएचएसएल। ये आपका 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है, यानी 12th पास अगर आपने की है उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ये 10+2 लेवल का वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है। अगर आपको 10+2 लेवल पर एक अच्छा जॉब प्रोफाइल चाहिए तो वो आपको मिलेगा एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये आपका 10+2 लेवल जॉब है। क्लर्कियल जॉब आपको मिलेगी। एज अ फीमेल कैंडिडेट आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर कोई भी फील्ड वर्क नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी मीडियम लेवल आता है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर होम जो है पोस्टिंग मिल जाएगी, यानी आपका डोमिसाइल जैसे गाज़ियाबाद का है तो वहीं पर आपको आसपास जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको दूसरा स्टेट जाना होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बाकी यहाँ पर फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग रहने वाली है, और 10+2 लेवल पर इससे अच्छा जॉब आपको नहीं मिल सकता। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 18 to 27 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है एसएससी सीजीएल। जैसा मैंने कहा नंबर 1 पर यूपीएससी था और वो आपको ए ग्रेड जॉब दे रहा था ग्रेजुएट लेवल पर।
उसके जस्ट बाद एग्ज़ाम आता है एसएससी सीजीएल। ये भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो यूपीएससी के जस्ट बाद अगर आपको कोई जॉब प्रोफाइल अच्छी देता है तो वो है एसएससी सीजीएल। ये आपकी बी ग्रेड जॉब है। और यूपीएससी के बाद अगर कोई बेस्ट है तो वो है एसएससी सीजीएल। यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या है एज अ फीमेल कैंडिडेट, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपकी नहीं लगती, फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग है, होम पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, क्लर्कियल वर्क है यानी डेस्क वर्क है, ऑफिस वर्क है, कोई भी फील्ड वर्क नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। और आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम का लेवल भी मीडियम रहता है। इसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि आईएएस के जस्ट बाद आपको ये बेस्ट जॉब प्रोफाइल ऑफर करती है। अगर आपकी एज 18 to 32 ईयर्स के बीच है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसएससी स्टेनो या फिर कहिए स्टेनोग्राफर। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। स्टेनोग्राफर के अंदर आपको एक स्किल चाहिए होती है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, और ये स्किल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, हर कोई इसको नहीं सीख पाता। इवन अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की तो अभी उनका फोकस इधर गया ही नहीं है, कोई ध्यान ही इस पर नहीं दे रहा। तो कंपटीशन कम है, आप अगर चाहें तो इस कम कंपटीशन का फ़ायदा उठा सकती हैं और एक अच्छा खासा जॉब आप अपने लिए यहाँ पर रिजर्व कर सकती हैं। 12th लेवल का जॉब है, 10+2 लेवल का जॉब है, अच्छा जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। क्लर्कियल जॉब है, सिर्फ टाइपिंग आपको करना है, शॉर्ट हैंड, कोई भी फील्ड वर्क यहाँ पर नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेशली उन गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स से नहीं है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। रीज़न, एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है, जो रिटन होता है उसमें मैथ्स नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। कम कंपटीशन होने का रीज़न सिर्फ एक है, शॉर्ट हैंड, और शॉर्ट हैंड सीखना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अगर आप इस पर वर्क करेंगी देन एसएससी स्टेनो आपके लिए काफ़ी अच्छा फ्यूचर ला सकता है। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 18 to 27 ईयर्स यहाँ पर एज क्राइटेरिया है, आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ क्या है? ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकती हैं, या फिर सीएपीएफ में एसआई बन सकती हैं, सब इंस्पेक्टर। सीआईएसएफ में आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रिक्रूट हो सकती हैं, दिल्ली पुलिस में, सीएपीएफ में, सीआईएसएफ में। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ भी आप देखिएगा कि आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना होगा, फिट होना होगा। एंड गर्ल्स की अगर बात की जाए तो ये पुलिस वगैरह में उनका फोकस थोड़ा सा कम होता है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर अपनी जगह बना सकती हैं एसएससी सीपीओ के थ्रू। एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। और करियर ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर करियर ग्रोथ आपको मिल जाएगी, प्रमोशंस वगैरह। स्टार्टिंग में ही आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर लगते हैं। फीमेल्स के लिए स्पेशली यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन है। अगर बात की जाए एज की तो अगर आपकी एज 20 to 25 ईयर्स के बीच है देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, सो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है आप तब भी अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है एसएससी जेई। जेई यानी जूनियर इंजीनियर। अब इसके बारे में आपको हो सकता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता। जब एसएससी की बात होती है तो सिर्फ दो नाम सामने आते हैं, सीएचएसएल और सीजीएल। तो मैं आपको बता दूं जेई का मतलब है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आता है। बेस्ट चीज़ यहाँ पर यह है कि अभी तक किसी का फोकस इस पर नहीं गया है। अभी जो भीड़ है वो सीजीएल के पीछे भाग रही है, सीएचएसएल के पीछे भाग रही है। तो टाइम है आप इसके पीछे लग जाएं, भीड़ से अलग चलेंगे तभी अपनी जगह बना पाएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी अगर बात की जाए तो आपको या तो बीई होना चाहिए यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा आपके पास हो इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ यही है, कंपटीशन बहुत कम है एंड ये आपका एक बीटेक डिग्री और बीई डिग्री पर बेस्ड एग्ज़ाम है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर है 18 to 32 ईयर्स। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन पहले काफ़ी ज़्यादा कम हो गया एंड बच्चों का फोकस भी अभी यहाँ पर नहीं है, तो कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसएससी जेएचटी। जेएचटी के अंदर भी कंपटीशन काफ़ी कम है। इवन काफ़ी बच्चों ने इसका नाम हो सकता है पहली बार सुना हो। जेएचटी का मतलब है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर।
इसमें सिर्फ नाम में जूनियर लगा है, अदरवाइज ये आपका मास्टर डिग्री का एग्ज़ाम है। मास्टर डिग्री आपको चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, और मास्टर डिग्री के अंदर भी आपकी हिंदी होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। ये आपके एक ग्रेड बी जॉब है, यानी एसएससी सीजीएल के टक्कर की जॉब है, ग्रेड बी जॉब है। और यहाँ पर क्लर्कियल वर्क आपको मिलता है, जैसा लिखा है हिंदी ट्रांसलेटर। तो क्लर्कियल जॉब है, कोई भी फील्ड वर्क आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पर एज क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 18 to 13 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद एसएससी की हमने बात कर ली। अब इसके बाद आता है कि अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आप कैसे कर सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला तरीका आपके पास है एफकैट वैकेंसी। एफकैट एंट्री के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकती हैं, ग्राउंड ड्यूटी में जा सकती हैं। दोनों ब्रांचेज आपके लिए खुली हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज क्राइटेरिया होता है 20-24 ईयर्स, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए होता है 20 to 26 ईयर्स। अगर बात की जाए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफकैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकती हैं एज एन ऑफिसर। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है एफटीएस एंट्री। एफटीएस एंट्री क्या है? एफटीएस का मतलब है फास्ट ट्रैक सिलेक्शन। ये एक एंट्री है जो स्टार्ट हुई है, और ये आपकी एक स्पेशल ब्रांच के अंदर होती है, मेटियोलॉजी ब्रांच। मेटियोलॉजी ब्रांच जो है, यहाँ पर वेदर एनालिसिस होता है स्पेशल। आप देखिएगा भाई, जब प्लेन आपके यहाँ पर फ्लाई होंगे, टेक ऑफ होंगे, तो उनके लिए आपको वेदर एनालिसिस भी करना होगा, और वेदर एनालिसिस के लिए एक अलग से ब्रांच बनाया हुआ है जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन फिक्स नहीं है कब आता है। यहाँ पर जब भी वैकेंसीज कम होंगी, वैकेंसीज पर बेस्ड रहता है कि कब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। कोई भी फिक्स्ड नहीं है कौन से मंथ में नोटिफिकेशन आएगा। सो आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। अगर बात की जाए यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट लेवल पर ये एग्ज़ाम है, और कम से कम मिनिमम 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पर है 20 to 26 ईयर्स। नेक्स्ट आता है एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी स्पेशल एंट्री जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक स्पेशल एंट्री है, और इसके थ्रू आप सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी का, आपके पास एयरविंग सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है career-airforce.nic.in, वहाँ से आप अप्लाई कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया आपका है 20 to 24 ईयर्स। सो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए। अब आता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए अभी 2020 से एक नया टेस्ट स्टार्ट हुआ है, INET। INET का मतलब है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, बशर्ते आपकी BE कंप्लीट होनी चाहिए, यानी बैचलर इंजीनियरिंग या फिर BTech। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट निकलती हैं, जैसे पायलट, ऑब्जर्वर, ATC। ATC का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट। इंडियन नेवी भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 19 to 24 ईयर्स। नेक्स्ट आइएगा, इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए दूसरी वैकेंसी आपके पास है UES एंट्री। UES का मतलब है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ से सीधा इंटरव्यू होता है, कैंपस इंटरव्यू, और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन। सो अगर आप BE कर रहे हैं, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech, तो वहाँ से आपका जो कैंपस है, जो कॉलेज है, वहाँ से आपको बुलाया जाएगा। इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स आएंगे, कुछ ऑफिशियल्स आएंगे, आपको वहाँ पर टेस्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, वहाँ से आपका सिलेक्शन होता है। इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। तो डायरेक्ट एंट्री होती है यहाँ से, कोई भी रिटन एग्ज़ाम इसके लिए नहीं होता। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट, एज अ गर्ल एस्पिरेंट, तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पर मिलने वाला है, यानी परमानेंट कमीशन के थ्रू आप नहीं लगेंगे। शॉर्ट सर्विस का मतलब है आपकी जो सर्विस है वो 10 to 14 ईयर्स की होने वाली है। एंड आई होप एज अ फीमेल कैंडिडेट आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। अगर बात की जाए एज क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 19 to 24 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है पुलिस। नेक्स्ट फील्ड आता है पुलिस। तो आप स्टेट पुलिस कांस्टेबल्स के लिए
अप्लाई कर सकती हैं। डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट पुलिस कांस्टेबल्स की आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। जैसे यूपी के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो अलग अलग स्टेट वाइज पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आती हैं। 10th लेवल पर 12th लेवल पर आती रहती हैं। कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी कम है। रीज़न सिर्फ एक है कि गर्ल्स ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं ऑफिस जॉब को, क्लर्कियल वर्क को, फील्ड वर्क को नहीं देती। सो अगर आप फिजिकल निकाल सकते हैं, फिजिकली फिट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, देन ये जॉब आपके लिए है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन की, तो एज आपकी 18 to 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अगर आपको ये सिर्फ एक जॉब चाहिए, एक बेस आपको चाहिए, देन ये जॉब आपके लिए है। अदरवाइज इतना कुछ खास जॉब प्रोफाइल आपको ये नहीं देगा। ये है, आपने अगर ये जॉब पा लिया तो आपको एक बेस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। उसके बाद आप किसी हाई लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफेंस। अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूपीएससी आपके लिए है। जैसे सबसे पहला एग्जाम था सिविल सर्विसेज एग्जाम, वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराता था। अब दूसरा एग्जाम है सीडीएस ओटीए। ओटीए का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। सीडीएस आप जानते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो सीडीएस आपके 4 एग्जाम कंडक्ट कराता है, आईएमए, आईएनए, आईएए, ओटी। आईएमए का मतलब है मिलिट्री एकेडमी, आईएनए यानी नवल एकेडमी नेवी, आईएए यानी एयरफोर्स एकेडमी, और ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। सो एज अ फीमेल कैंडिडेट, एज अ गर्ल एस्पिरेंट, आप सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी आपको बेहद अच्छी मिलने वाली है। सैलरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग ही आपको 75 to 80K होगी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है ये चेन्नई में है, तो वहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है और जॉब प्रोफाइल काफ़ी हाई है। प्रमोशंस का यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ग्रेजुएशन लेवल पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर बात की जाए एज की, तो 19 to 25 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए एंड अनमैरिड होनी चाहिए आप, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैंक एग्जाम्स। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में जाना चाहते हैं तो बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, ये आपके लिए हैं। अब ये कोई एक एग्ज़ाम नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ बैंक की, तो बैंक के अंदर क्लर्क की पोस्ट निकलती है, पीओ की पोस्ट निकलती है। अब डिफरेंट बैंक्स के अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम पर। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, आईबीपीएस, इंडियन बैंक, एसबीआई, साउथ इंडियन सिंडिकेट, आरबीआई, सभी इतने सारे बैंक्स हैं, सभी के लिए क्लर्क और पीओ की पोस्ट निकलती रहती हैं। तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम है। सो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलआईसी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वैकेंसी आती है एएओ, यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है और ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। आसानी से आप इसे नहीं निकाल सकते, मेहनत करनी होगी, लेकिन जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी आपको लाकर देगा। बेनिफिट यहाँ पर एक और भी है, होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग यानी आपका डोमिसाइल जहाँ का है आपको वहीं पर पोस्टिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है आपको कहीं दूर भागना होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है यूपीएचईएससी। हम बात कर रहे हैं टीचिंग फील्ड की। टीचिंग को आपके लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। सभी की सोच अलग है, बट एज अगर बात की जाए मेजॉरिटी की, तो टीचिंग को काफ़ी बेस्ट माना जाता है। सो यूपीएचईएससी के थ्रू वैकेंसीज आती हैं, अभी हाल ही में आई हुई हैं, निकली हुई हैं। इसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। यूपीएचईएससी का मतलब है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन। एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या आप एक पीएचडी होल्डर होने चाहिए। साथ ही आपका नेट क्लियर होना चाहिए या जेआरएफ या एसईटी, एसएलईटी। अभी फ़िलहाल में वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप अगर चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल टीचर की, तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए भी वैकेंसीज आती हैं और वो निकालता है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी निकालता है, जिसके लिए आपको बीएड होना चाहिए या फिर बीएड के अलावा कोई और उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम मिलता है, 18 to 62 ईयर्स के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लेक्चरर बनने के लिए पीएचडी वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट निकालना है, जेआरएफ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 62 ईयर्स तक का टाइम आपके पास है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन रेलवे। सो इंडियन रेलवे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आपके लिए आती हैं आरआरबी एंट्री के थ्रू।
मैं आपको बता दूं, देखिए अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे काफ़ी सारे पोस्ट पर फीमेल सर्व कर रही हैं, तो रेलवे आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपके लिए आती हैं। हाँ, आपको रोड स्टाफ ज्वाइन नहीं करना है, ट्रैकमैन ज्वाइन नहीं करना है, वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी है? लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, मोटर ऑपरेटर, स्टेशन मास्टर, टिकट इंस्पेक्टर, एनटीपीसी जो अभी हाल में एग्जाम निकले हुए हैं, हो रहे हैं। एनटीपीसी की फुल फॉर्म नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, यहाँ पर करियर ग्रोथ आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आता है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JAA। और क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, तो यहाँ पर क्लर्कियल वर्क है, आपको सिंपल डेस्क जॉब करनी है, कोई भी यहाँ पर आपको फील्ड वर्क नहीं है। नेक्स्ट आती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी सेम आपकी कंप्यूटर की जॉब है, आराम से बैठकर आपको काम करना है। इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, जिसको ECRC भी बोलते हैं, या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस CA, ट्रैफिक अप्रेंटिस, स्टेनो की पोस्ट यहाँ पर निकलती हैं, डाटा ऑपरेटर की पोस्ट निकलती हैं। तो इनके लिए आप इंडियन रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं RRB एंट्री के थ्रू। अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्री अंडर ग्रेजुएट होती हैं, यानी 10+2 लेवल पर। तो अगर 10+2 लेवल की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 18 to 13 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए जा रहे हैं तो 18 to 33 ईयर्स। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं RRB एंट्री के लिए। नेक्स्ट आपका आता है PSUs, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए PSUs होती क्या है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको या तो कोई गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट चलाएगी, या उसको स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी, या फिर कोई टेरिटरी है तो टेरिटरियल गवर्नमेंट चलाएगी। अब या तो ये तीनों अलग अलग उस कंपनी को चलाएं, या फिर तीनों मिलकर चलाएं, लेकिन उसमें जो मेजर स्टेक है वो किसका हो? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, यूनियन गवर्नमेंट का हो, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी PSU। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके बाद BSNL हो गया। तो ये सभी क्या है? PSUs। और क्योंकि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट रूल कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट इनको चला रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी सिक्योर होते हैं। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद बड़ी कंपनीज़ हैं तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जॉब का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई होता है, और मोस्टली यहाँ पर क्लर्कियल वर्क होता है, कंप्यूटर वर्क होता है, कोई भी फील्ड वर्क यहाँ पर नहीं है। अगर बात की जाए आप इसमें एंट्री कैसे लेंगे, तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। गेट एग्ज़ाम के जो स्कोर्स होंगे उनके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये जितने भी PSUs हैं ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तीसरी चीज़, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जा सकते हैं, जो आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से, जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, IIS हो गए, तो वहाँ से ये कंपनियाँ डायरेक्ट बच्चों को उठा लेती हैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। तो ये सारे तरीके हैं। अब ऐसा नहीं है आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया और आप PSU में जाकर लग जाएंगे, इसका काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होता है, काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, फेज़ होते हैं। सो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एज की अगर बात की जाए तो 27 to 30 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है एयर होस्टेस या फिर कैबिन क्रू। एयरलाइंस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं या कैबिन क्रू बनना चाहती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इवन काफ़ी गर्ल्स का ये फेवरेट जॉब होता है। बेनिफिट यहाँ पर ये है, आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम इसके लिए नहीं देना, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। हालांकि इंटरव्यू काफ़ी टफ होगा, लेकिन रिटन से अगर बचना है तो इंटरव्यू टफ देना ही होगा। बच्चे क्रैक करते हैं, आप भी क्रैक कर सकती हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, आप एयर होस्टेस बन सकती हैं, कैबिन क्रू के लिए जा सकती हैं। सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। जॉब प्रोफाइल काफ़ी हाई होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 12th लेवल पर भी आती हैं वैकेंसीज़ और ग्रेजुएट लेवल पर भी। सो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है, वहाँ पर वैकेंसीज़ आएंगी। जैसे एयर इंडिया हो गया, तो एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करते रहिए। बेनिफिट यहाँ पर ये भी है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरी चीज़, अगर आप नेशनल फ़्लाइट में वर्क कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम पे होगा, अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पे होगा। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। एयरलाइंस आपके लिए बनी है, आप ज्वाइन कर सकती हैं इनको, अगर आपकी एज 17 to 26 ईयर्स के बीच है।
इनकी वैकेंसीज काफ़ी आती रहती हैं, साल में काफ़ी बार आती हैं। सो आपको पहले टारगेट सेट करना है और फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट वैकेंसी आती है बिजली विभाग की। बिजली विभाग की वैकेंसीज कैसे निकलेंगी? जैसे अभी हाल ही में वैकेंसीज निकली हुई हैं यूपीपीसीएल की। यूपीपीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं जूनियर इंजीनियर की, और भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहली वैकेंसी आपके लिए निकलती है यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर की, आराम से बैठकर काम करना है। दूसरी आती है इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की, यहाँ पर भी कोई फील्ड वर्क नहीं है, और ये दोनों ही वैकेंसीज 10+2 लेवल पर। फिर तीसरी आपके आती है जूनियर इंजीनियर की, तो इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी यहाँ पर आपको अराउंड ऐसे ही मिलेगी 30,000 के करीब, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, तो आप अच्छा खासा पैकेज यहाँ से बना सकती हैं। बिजली विभाग के अंदर आप अप्लाई कर सकती हैं अगर आपकी एज 18 to 40 ईयर्स के बीच है। टाइम टाइम पर वैकेंसीज आती रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए। जैसे अभी कुछ ही टाइम पहले आई थी, ये जो मैंने अभी आपको वैकेंसीज बताई ये फीमेल्स के लिए ही हैं स्पेशली। इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग सेक्टर में ही बात करते हैं, तो आती है केवीएस या फिर एनवीएस की। केवीएस यानी केंद्र विद्यालय संगठन और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय। तो इसके थ्रू आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है? आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड होना चाहिए या बीएड के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकलती हैं। जैसे प्रिंसिपल की वैकेंसी अगर आई है तो एज आपकी 35 to 50 ईयर्स के बीच मांगी जाएगी। वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 to 45 ईयर्स। टीजीटी जो टीचर होते हैं यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उनके लिए आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए। पीजीटीज़ के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। लाइब्रेरियन की एज 35 से कम, प्राइमरी टीचर की एज 30 से कम होनी चाहिए। अगर बात की जाए रिलैक्सेशन की तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एज अ विमेन कैंडिडेट 10 ईयर्स का। सो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो आपकी एज अगर 18 से 50 ईयर्स के बीच है देन कोई ना कोई जॉब आपको इनके अंदर मिल जाएगी, केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और बीएड आपने कर रखा है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, चाहे वो केवीएस हो चाहे एनवीएस हो। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पर टीचिंग सेक्टर में ही एक आता है DSSB। DSSB के वैकेंसीज फिलहाल भी निकली हुई हैं, आप जाकर चेक कर सकती हैं। यहाँ पर इसके फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसके थ्रू आप टीजीटी पोस्ट पर, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट पर जा सकती हैं। जैसे मैंने बताया टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर। स्टेट लेवल का ये एग्ज़ाम है, और स्टेट लेवल से बेनिफिट क्या है? तो अगर आप सेंट्रल लेवल की कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर कि आप स्टेट लेवल की जॉब ले रहे हैं। स्टेट लेवल की जॉब काफ़ी ईजी होती है एज़ कंपेरिजन टू गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल लेवल की होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री पर निकले हुए हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज, मास्टर डिग्री पर निकली हुई हैं, और यहाँ पर एक और वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं DSSB के थ्रू, या फिर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी और प्राइमरी के लिए असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी अभी निकली हुई हैं फ़िलहाल में। बेनिफिट यहाँ पर ये है कि स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए आई हैं, यहाँ पर रिजर्व होती हैं सीटें फीमेल्स के लिए, और कोई भी फील्ड वर्क यहाँ पर नहीं है। आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन जो माना जाता है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है UPSSC। UPSSC यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसीज मिल जाती हैं। बेनिफिट यहाँ पर यह है कि आपको क्लर्कियल जॉब मिलेगी, डेस्क जॉब मिलने वाली है, कोई भी फील्ड वर्क नहीं है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो RO ARO की वैकेंसीज आती हैं, यानी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी ऑफिसर लेवल की जॉब आपको मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर अब एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए RO ARO के लिए। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, जैसा कि लिखा है यूपी, तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फीमेल्स के लिए फ़ीमेल हेल्थ वर्कर आती है, ऑफिसर लेवल जॉब है, और भी काफ़ी सारी जॉब निकलती हैं आपकी लेखपाल वगैरह की, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं UPSSC के थ्रू। सो ये सभी जॉब्स मैंने आपको बताए जो आप
इनके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट, एज अ गर्ल एस्पिरेंट। UPSSC की बात करूं तो आपकी एज 18 to 40 ईयर्स के बीच अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। अब अगर किसी भी जॉब को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आती है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वहाँ पर मैं आपको उसे क्लियर कर दूंगा, या किसी भी एग्जाम के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहती हैं तो मैं उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।